बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रोक का। स्ट्रोक की सबसे पहले मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगी, उसकी कॉजेज, उसकी टाइप्स, उसकी मैनेजमेंट वगैरह सारा कुछ। उसके बाद एंड पे मैं हिस्ट्री पे जाऊँगी। हिस्ट्री में कि हमने कैसे करना है एक पेशेंट को, कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है तो हम उसे स्ट्रोक का पेशेंट कब लेबल करेंगे और नॉन स्ट्रोक का पेशेंट कब लेबल करेंगे, अगर वो स्ट्रोक का है तो कौन सी टाइप का है। देन उसके बाद आगे हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे प्रोसीड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्ट्रोक से गो थ्रू करते हैं। स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द सडन या एक्यूट ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट दैट लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स। ओके, अच्छा, इसमें जो भी साइन एंड सिम्टम्स होंगे ना वो एक तो 24 आवर्स से ज़्यादा होंगे और वो 24 आवर्स के अंदर जो है ना वो कंप्लीटली रिकवर नहीं करते। ठीक है, इसके साथ ही एक और टर्म है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इसमें भी सेम ऐसी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो पेशेंट कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, तो इसकी टाइमिंग्स जो है ना उसमें ये चीज़ याद रखनी है। एक तो ये होगा कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में कोई एसोसिएटेड सिम्टम नहीं होगा साथ में। दूसरी बात ये है कि पेशेंट 24 आवर के अंदर अंदर रिकवर कर जाता है। तो इसलिए कोई भी पेशेंट आएगा तो उसे ड्यूरेशन में ये चीज़ पूछनी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर रिकवर हुई है या सिम्टम्स रिकवर नहीं हुए। तो आप इन दो टर्म्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ है या पेशेंट स्ट्रोक के साथ आया। ठीक है, बाकी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक को मैं आगे डिटेल के साथ बताऊंगी। स्ट्रोक की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आगे हम चलते हैं स्ट्रोक की टाइप्स पे। स्ट्रोक की बेसिकली होती हैं दो टाइप्स, एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक ऑलमोस्ट 80% होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक 20% केसेस आते हैं। जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है ना वो मेनली दो रीजंस की वजह से होता है, थ्रोम्बोटिक या एम्बोलिक। जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है ना उसमें होती हैं दो टाइप्स, एक होती है इंट्रासेरिब्रल और एक होती है एक्स्ट्रासेरिब्रल। अच्छा, जो इंट्रासेरिब्रल होती है ना इसमें मेनली आता है ब्रेन टिश्यू, जैसे ब्रेन पैरेन्काइमा भी कहते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रासेरिब्रल होता है ना उसमें आती है ब्रेन पैरेन्काइमा से बाहर बाहर। लेट्स सपोज अगर मैं बताऊँ तो ये हमारे पास आ जाती है स्कल बोन। ठीक है, स्कल बोन के अंदर ना ये पड़ी हुई है मेनिंजेस, ये मैं मेनिंजेस क्लियर बना रही हूँ। अब इसके अंदर ये जो सारा पड़ा हुआ है ना ये ब्रेन पैरेन्काइमा है। तो इस ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर जो भी होगा वो है इंट्रासेरिब्रल और ये जो मेनिंजेस में होगा ये होता है एक्स्ट्रासेरिब्रल। ठीक है, बट इंट्राक्रेनियम का मतलब क्या? क्रेनियम कहते हैं स्कल को। ये ओवरऑल तो स्कल के अंदर है ना, मेनिंजेस भी और ब्रेन का टिश्यू भी स्कल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, मेनिंजेस भी और ब्रेन का टिश्यू भी स्कल के अंदर पड़ा हुआ है, तो इट्स मीन इट्स इंट्राक्रेनियम। लेकिन स्कल के अंदर होने के बाद इसकी दो डिफरेंशिएटिंग टर्म्स होती हैं, एक है एक्स्ट्रासेरिब्रल और एक है इंट्रासेरिब्रल। एक्स्ट्रासेरिब्रल में मेनिंजेस आ जाएंगे और इंट्रासेरिब्रल में ब्रेन पैरेन्काइमा आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म थोड़ा डिफरेंशिएट कर दूं क्योंकि बुक में लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो इसलिए। अब जो मेनिंजेस है उसमें फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, एपिड्यूरल, सबड्यूरल एंड सबएरेक्नॉइड। जो सबएरेक्नॉइड है ना, सबएरेक्नॉइड हेमरेज होता है, ये एक्चुअली स्ट्रोक होता है। बट जो एपिड्यूरल और सबड्यूरल होता है ना इनकी वजह से हीमाटोमा बनता है बट स्ट्रोक नहीं बनता। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स को मैंने आगे थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इस वजह से मैंने इनका नाम यहाँ पे लिया। ठीक है, अब ये मैं बता दूं कि इन्हें हम स्ट्रोक और हीमाटोमा क्यों कहते हैं, तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगी क्योंकि अभी आप थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अब स्ट्रोक के कुछ रिस्क फैक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पास पेपर में भी आते हैं, इस वजह से मैं बता दूं। रिस्क फैक्टर्स के दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, एक होते हैं मॉडिफाइबल। जो नॉन मॉडिफाइबल है उसमें एज है, जेंडर है, जेंडर में मेल में ज़्यादा होता है फीमेल की कंपैरेटिवली, और प्रीवियस वेस्कुलर इवेंट्स, लाइक कोई पेशेंट को ना प्रीवियस हिस्ट्री होगी एमआई की, स्ट्रोक की, या जेनेटिक म्यूटेशन में सिकल सेल डिजीज का पेशेंट होगा, ये लाजमी मेंशन करना है। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आ जाते हैं, उसके निमोनिक है डैश पीसीई, डैश से डायबिटीज मेलाइटिस, अल्कोहल, कैफीन, एस से स्मोकिंग, एच से हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया या हार्ट डिजीज, हार्ट की कोई भी डिजीज हो सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, पी से पॉलीसाइथीमिया, सी से सीकेडी और ई से एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन में ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का लाजमी ख्याल रखना है, ये पेशेंट से लाजमी पूछनी है। ठीक है, ये कॉजेज लाजमी ज़हन में रखनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक की। अब मैं बारी बारी सारी टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है ना बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी समझ लें। ये ब्लड वेसल जा रही है, ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स जाती हैं ना उनके साथ सेल्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये जो ब्लड होता है ना ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सेल्स को, वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करते हैं और वो एटीपी की प्रोडक्शन करवाते हैं। ये एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है उस सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो आयन चैनल्स पड़े हुए होते हैं ना, ये उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि आयंस की मूवमेंट हो सके। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो ऑक्सीजन नहीं जाती, जब ऑक्सीजन नहीं जाती तो एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती, जब एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो आयंस की मूवमेंट होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि अंदर जो होते हैं ना वो सोडियम और कैल्शियम का लेवल जो होता है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब अंदर आयन ज़्यादा होंगे तो बाहर जितना पानी पड़ा होता है ना वो सारे का सारा अंदर मूव करने लग जाता है, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो एकदम से स्वेल करता है, सेल का एडिमा होता है और आहिस्ता आहिस्ता सेल की ना डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली एक फिनोमेना है जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल डेथ होती है और हम कहते हैं कि इस्कीमिया हो गया, और जिस सेल की डेथ होती है ना उस सेल का फंक्शन खत्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। अब जो ब्लड फ्लो होती है ना वो होती है दो, ब्लड फ्लो कम हो रही है उसकी वजह से ना दो फिनोमेना होते हैं, या तो कोई स्पेसिफिक आर्टरी होती है, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक आर्टरी अफेक्ट हुई है तो वो पूरे जो एक ब्रेन है ना उसका एक स्पेसिफिक एरिया अफेक्ट हुआ है, या क्या हुआ है कि ये अगर पूरे का पूरा ब्रेन पड़ा है ना और इसे नीचे से ब्लड सप्लाई जा रही है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हार्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से पंपिंग हो रही है, अगर यहाँ पे कोई मेजरली मसला आएगा तो ब्रेन को जितनी सप्लाई जा रही है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ओवरऑल मसला आएगा उसे कहते हैं ग्लोबल इस्कीमिया। लेकिन अगर ब्रेन के अंदर कोई एक स्पेसिफिक आर्टरी में मसला आ रहा है तो उसमें उसे हम कहेंगे फोकल इस्कीमिया। ठीक है, अब सबसे पहले फोकल इस्कीमिया की कॉजेज देख लेते हैं। ठीक है, इसकी ना फर्दर कॉजेज आ जाती हैं चार। पहली बात है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्यों होगा? अब थ्रोम्बोसिस ये होता है कि कोई आर्टरी पड़ी है उसके अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है जिसकी वजह से जो ब्लड जा रहा था वो वहाँ पे स्टॉप हो गया। ठीक है, अब थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्यों होगी? या तो अब ये अगर एक हार्ट देखें ना तो सबसे पहले इसमें से आर्च ऑफ आयोटा निकलती है, आर्च ऑफ आयोटा की फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, या तो आर्च ऑफ आयोटा में थ्रोम्बस बने या इससे जो कैरोटिड आर्टरी निकल रही है ना उसके अंदर थ्रोम्बस बने। ठीक है, इनमें क्या होगा? पहले एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, उसके बाद थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है इट कैन बी टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। ये लफ्ज़ मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि पास पेपर में कई दफ़ा पेशेंट आपके साथ किसी ऐसी डिजीज़ के साथ आता है, रोमेटिक हार्ट डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ आएगा, फिर वो कहते हैं कि आप कम्प्रीहेंसिव डायग्नोसिस बनाएं। तो उसमें आपने ये बताना होता है कि किसी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होती है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, या तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी या फिर क्या होगा? एम्बोलिज्म हुई है। अब एम्बोलिज्म में क्या होता है कि कोई थ्रोम्बस बना था लेकिन वो डिसलॉज हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेसल होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लड फ्लो आगे जा नहीं सकता और इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब जो एम्बोलिज्म होता है ना वो फर्दर होता है दो टाइप्स का।
ठीक है। एक होता है कार्डियोजेनिक और एक होता है पैराडॉक्सिकल। जो कार्डियोजेनिक होगा ना, वो उसका जो ओरिजिन होगा वो हार्ट ही होगा, या तो वेलवुलर थ्रोम्बाई है, जो वेल्व्स थे ना हार्ट के उनमें थ्रोम्बाई था, कोई एंडोकार्डाइटिस हुई थी या प्रोस्थेटिक वेल्व था, ठीक है। या होता है म्यूरल थ्रोम्बाई। म्यूरल थ्रोम्बाई कब बनेगा, एमआई था, एट्रियल फिब्रिलेशन थी या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर था। बेसिकली ये दो टाइप्स थी, या वेलवुलर थ्रोम्बाई होगा या म्यूरल थ्रोम्बाई होगा, किस किस कंडीशन में वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल जो होता है ना, इसमें वेन्स में थ्रोम्बस बनता है, और वो भी मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, डी वेनस थ्रोम्बोसिस। मतलब अगर कोई पेशेंट डी वेनस थ्रोम्बोसिस के साथ आया है तो वो थ्रोम्बस एम्बोलाई बनेगा, और वो एम्बोलाई आगे जाके पेशेंट को स्ट्रोक करवा सकता है, ठीक है। अब मेन बात आती है कि ये जो थ्रोम्बस था, जो एम्बोलाई बना है डिस्लोज होके, वो तो वेन में था, वो आर्टरी में कैसे गया है कि जिसकी वजह से वो फिर स्ट्रोक में गया है, स्ट्रोक में चला गया। अब या तो वो कार्डियक में ही किसी वेसल को ब्लॉक कर दे, या जब पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाते हैं तो वहाँ पे कोई मसला करवा दे। बेसिकली क्या होता है कि इंट्राकार्डियक हुक्का मूव करता है अगर तो कोई एब्नॉर्मैलिटी प्रेजेंट है। पेटेंट फोरामेन वेल है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, या पेटेंट डक्टल आर्टेरियोसिस है, जिसकी वजह से वो इंट्राकार्डियक मूव करके डायरेक्ट वेन से आर्टरी में चला गया, ठीक है। आर्टरी से मूव करता हुआ ऊपर जाएगा ब्रेन की तरफ, और वहाँ जाके वो स्ट्रोक करवा देगा। इसके बाद बाकी दो टाइप्स आ जाती हैं। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास जो थी ना आर्टरी थी, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं हुआ, ना थ्रोम्बस ना एम्बोलाई बने। दूसरा क्या हो सकता है आर्टरी खुद ब खुद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए, आर्टरी का मसला आ सकता है। तो अक्सर यंगर पेशेंट में क्या होता है कि स्पॉन्टेनियसली सर्वाइकल आर्टरी ओक्लूड हो जाती है। या हमने बात की थी कि ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, आगे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूज करता है। या क्या हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोई डिसऑर्डर हो गया। मतलब बेसिकली तो मेन बात ये है कि सारे के सारे फिनोमेना में मसला है, या तो यहाँ पे वेसल ब्लॉक थी, क्यों थी, थ्रोम्बस की वजह से थी या एम्बोलाई की वजह से थी। अगर वो ब्लॉक नहीं थी तो यहाँ पे वेसल जो थी वो कंस्ट्रिक्ट कर गई, ओक्लूड हो गई, ठीक है। अगर वो भी ठीक थी तो हो सकता है आगे माइटोकॉन्ड्रिया में कोई मसला आ गया, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर अगला प्रोसीजर नहीं हो रहा, ठीक है। तो कॉजेज जो है ना वो स्टेप वाइज लेके चलेंगे पैथोलॉजी से तो ज़्यादा आसान होगी। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ये करवाते हैं फोकल इस्कीमिया। वो स्पेसिफिक सेल जिन्हें एक स्पेसिफिक आर्टरी सप्लाई कर रही है, सिर्फ वो स्पेसिफिक सेल्स अफेक्ट होंगे, उसकी वजह से वो सेल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे वो वाला फंक्शन नहीं होगा, इसे कहते हैं फोकल इस्कीमिया। दूसरी टाइप होती है ग्लोबल। अगर पेशेंट हाइपोटेंशन कंडीशन में है तो अब हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, ऊपर ब्लड फ्लो ही कम जा रहा है। ब्लड फ्लो जब कम जाएगा तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो पुअर परफ्यूजन एरियाज होते हैं, जो सबसे पहले डैमेज होते हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं वाटरशेड जोन। वाटरशेड जोन, ये इन एरिया के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए निमोनिक है। हिपोज नीड प्योर वाटर, वाटर से वाटरशेड जोन, और बाकी 3 से एरियाज के नाम है। हिपो से हिपोकैम्पस, एन से नियोकॉर्टेक्स और पी से परकंजी सेल्स। ये ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं ये जो पुअर परफ्यूजन एरियाज होते हैं। तो जब ग्लोबल इस्कीमिया होता है तो सबसे पहले जो इन्फार्क्ट बनता है ना वो इन एरियाज में बनता है। अगर आप लोग को मैं बताऊं कि सीटी स्कैन पे आप इमेज देखेंगे तो ये वाले एरियाज अफेक्ट होंगे, ये इसकी स्पेसिफिक इमेज होती है। ये जो आगे वाले होते हैं इन्हें एंटीरियर और मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करी होती है, और जो पीछे वाले होते हैं इन्हें मिडल और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करी होती है, जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक एरिया जो है ना वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इस्कीमिक स्ट्रोक के साथ पेशेंट हमारे पास आया तो उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, ठीक है। उसके जो क्लिनिकल फीचर्स है ना वो बेसिकली डिपेंड करता है कि सर्कुलेशन कौन सी है। हमारे ब्रेन की ना सर्कुलेशन होती है, अब अगर ये नीचे डायग्राम देखें ना, एक जनरल सी मैं आप लोग को अगर बताऊँ, ये ब्रेन का एक है एक्सियल पार्ट है। अगर लेट्स सपोज मैं ऊपर से आप लेट्स सपोज अगर जो सुप्रा ऑर्बिटर रीजन होता है यहाँ से अगर आप बिल्कुल सीधा स्लाइस बनाए ना तो ये वो वाला एक स्लाइस है, एक्सियल व्यू है बेसिकली। अच्छा, ये फ्रंटल पार्ट है, ये ऑक्सीपिटल पार्ट है, ये दरम्यान में पड़े हुए वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के ऊपर का पोर्शन अगर मैं कट कर दूँ ना तो ये होता है फ्रंटल लोब। अगर वेंट्रिकल के जो बैक साइड का पोर्शन है उसे मैं कट कर दूँ तो ये सारा हो जाता है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ये जो दरम्यान वाला पोर्शन बच गया ना, ये टेम्पोरल और प्राइटल लोब जो होता है ना वो यहाँ पे होता है। प्राइटल लोब ऊपर होता है, टेम्पोरल लोब ऊपर होता है, प्राइटल लोब थोड़ा सा नीचे होता है। अच्छा, मतलब इस तरह करके ना ये पड़े हुए होते हैं, मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ, सॉरी। अब इन्हें स्पेसिफिक आर्टरीज होती है ना वो सप्लाई करी होती है। अब जो फ्रंटल लोब होता है ना इसे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करी होती है, जो ऑक्सीपिटल लोब होता है इसे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करी होती है, और जो टेम्पोरो प्राइटल होते हैं ना इन्हें मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करी होती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक सर्कुलेशन बनाते हैं। एक होती है एंटीरियर सर्कुलेशन और एक होती है पोस्टीरियर सर्कुलेशन, ठीक है। अब उनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन थोड़ा सा ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी आर्टरी किधर किधर सप्लाई करिए। सर्कुलेशन की आगे मैं बताती हूँ, क्योंकि जो स्ट्रोक के साथ पेशेंट आते हैं ना वो कई दफ़ा पेशेंट जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक क्लिनिकल सिंड्रोम्स के साथ आते हैं, ठीक है। उन क्लिनिकल सिंड्रोम्स को डायग्नोस करना जरूरी होता है, और उनमें ना स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, तो हम उनकी बेसिस पे ना पेशेंट को डिफरेंट क्लिनिकल सिंड्रोम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए ये जरूरी है। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं जितना ईजी हो सके समझा सकूँ। अच्छा, दो में डिवाइड हुए एंटीरियर सर्कुलेशन एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन। जो एंटीरियर सर्कुलेशन होती है ना इसके फर्दर होते हैं 3 पार्ट्स। एक है टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम, पार्शियल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम और लेक्यूनार सिंड्रोम, ठीक है। जो टोटल होती है ना इसमें सारी की सारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी का मसला होता है, ठीक है। जो होती है पार्शियल, इसमें एंटीरियर और मिडल दोनों का मसला आता है। और जो लेक्यूनार होती है ना इसमें स्मॉल परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं। वो स्मॉल परफोरेटिंग आर्टरीज जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बिल्कुल डीप एरियाज होते हैं ना, डीप रीजन होते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी परफोरेटिंग आर्टरीज प्रेजेंट होती है। जब उनका मसला आता है ना तो छोटा सा इन्फार्क्ट बनता है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है इसलिए इसका नाम लेक्यूनार इन्फार्क्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर तो टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन होगा तो उसमें मिडल सेरिब्रल आर्टरी का मसला है, पार्शियल है तो उसमें एंटीरियर और मिडल दोनों का है, ठीक है। ये समझ आ गई। अब आ जाते हैं पोस्टीरियर सर्कुलेशन की तरफ। जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन होती है ना उसमें बेसिकली 4 आर्टरीज आती हैं, क्योंकि जो पोस्टीरियर पार्ट होती है ना उसे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी सप्लाई करी होती है, इसके अलावा वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी और सेरिबेलर आर्टरी सप्लाई करी होती है, और हर आर्टरीज के ना कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अब आगे मैं इंडिविजुअली हर सिंड्रोम को डिस्कस करती हूँ। क्लिनिकल सिंड्रोम जो है ना सर्कुलेशन की, वो स्टार्ट करवाने से पहले कुछ टर्म्स हैं मैं वो इलेबोरेट करना चाहूँगी, क्योंकि वो टर्म्स बार बार यूज़ होनी है, और जब तक उन टर्म्स की समझ नहीं आएगी तो आपको आगे का प्रोसेस समझ नहीं आएगा। अच्छा, एक वर्ड यूज़ किया गया बार बार, हायर सेरिब्रल डिसफंक्शन या हायर कॉर्टिकल डिसफंक्शन। ये क्या होता है? बेसिकली जो हायर कॉर्टिकल फंक्शन या हायर सेरिब्रल फंक्शन होते हैं ना, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, उसका ये फंक्शन होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है कि इसने किसी भी काम की थिंकिंग और प्रोसेसिंग करनी होती है, ठीक है। इसके डिफरेंट एरियाज होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, तो जो एरिया ख़राब होगा उसकी वजह से वो फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो जो डिसफंक्शन है ना वो कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, और उनमें क्या क्या होता है मैं थोड़ा थोड़ा बताती जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना इसका एक निमोनिक याद रखिएगा, डीएनए। डीएनए से स्टार्ट करते हैं। डिसकैल्कुलाई, इसमें पेशेंट ना कैलकुलेट नहीं कर पाता। डिस्ग्राफिया, इसमें पेशेंट जो है वो कुछ भी राइट नहीं कर सकता।
एन से आ जाता है निगलेक्ट। पेशेंट जो होता है ना वो अपनी एक साइड को ना इग्नोर कर रहा होता है टोटली। लेट्स सपोज नॉन डोमिनेंट साइड, अगर नॉन डोमिनेंट साइड का मसला आ जाए, जिसमें ये बात कर लें कि अगर राइट साइड में लियन बना है ना, तो पेशेंट जो है ना वो अपनी लेफ्ट साइड को टोटली इग्नोर करेगा। एक तो वो क्या करेगा कि वो हमेशा राइट साइड से खाएगा, अगर उसके सामने प्लेट पड़ी हुई है ना तो वो प्लेट की भी से राइट साइड से खाना खाएगा, लेफ्ट साइड को वो इग्नोर करेगा। इसी तरह अगर पेशेंट कपड़े पहन रहा है ना तो वो राइट साइड से तो ड्रेसिंग कर लेगा लेकिन लेफ्ट साइड से नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी लेफ्ट साइड का पता ही नहीं है। इसे कहते हैं निगलेक्ट, ठीक है। ये भी कॉर्टिकल फंक्शंस में होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इग्नोजिया। इसमें पेशेंट ना ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। लेट्स सपोज अगर मैंने उसे बताया है कि ये पेन है और ये कप है, तो मैं उसके सामने जब ये चीज़ें रखूंगी ना तो मैं उसे बोलूँगी कि ये क्या है, तो पेशेंट नहीं बता पाएगा कि ये क्या चीज़ है, तो इसे कहते हैं इग्नोजिया। दूसरी चीज़ आ जाती है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया ये होता है कि जो पेशेंट ने जो चीज़ें या कोई काम सीखा हुआ है ना वो उसे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं उसे कोई चीज़ देती हूँ, एक बैग देती हूँ कि उसने पहले उसे पता है कि बैग को कैसे ओपन करते हैं, अगर हैंड कैरी की बात करी जाए स्टेप बाय स्टेप उसे कैसे ओपन करना होता है। अब अगर मैं दोबारा उसे वो करवाऊंगी ना कुछ टाइम के बाद तो वो नहीं कर पाएगा, उसे बहुत डिफिकल्टी होगी वो चीज़ें करने में, इसे कहते हैं एप्रेक्सिया। फिर आ जाती है एफेजिया। एफेजिया एक ऐसी टर्म है जिसमें स्पीच डिस्टर्ब होती है, ठीक है। अब ना एफेजिया में आ जाती हैं डिफरेंट चीज़ें। अब लैंग्वेज की ना समझ नहीं आ रही होती। अब लैंग्वेज की समझ क्यों नहीं आ रही है, उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। या तो बंदे की इंटेलिजेंस ख़राब है कि उसे शुरू से ही समझ नहीं आ रही है, या मसला ये है कि उसे लिखना नहीं आता या बोलना नहीं आता या उसे पढ़ना नहीं आता, ठीक है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस ठीक है। लेट्स सपोज अगर वो जहन में कोई चीज़ें सोच रहा है तो इट्स मीन कि उसकी इंटेलिजेंस तो ठीक है ना, लैंग्वेज का मसला है। तो एफेजिया ऐसी टर्म होती है जिसमें इंटेलिजेंस ठीक होती है लेकिन लैंग्वेज का मसला होता है। इसमें फर्दर कुछ टाइप्स आ जाती हैं, एक है ब्रोका, एक है वर्निके और एक है ग्लोबल। और जो स्पीच होती है ना इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, रिपीट एंड फ्लुएंसी, CRF, ये ना स्पीच के कंपोनेंट है, ये याद रखिएगा। जब ब्रोका एरिया ख़राब होता है ना तो बी से याद रखिएगा ब्रोकन। वो इंसान समझ तो पाएगा लेकिन ना उससे अल्फाज बोले नहीं जाते, बहुत टूट टूट के वो अल्फाज बोल रहा होता है या ऐसे ना प्रॉपर जुड़े हुए अल्फाज नहीं बोल पाता। और अगर आप उसे कोई एक सेंटेंस देते हैं ना किसी रिपीट करें तो उसे प्रॉपर्ली रिपीट भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसमें वो समझ तो पाता है, लेट्स सपोज मैंने उसे बात की तो उसे मेरी बात समझ तो आ गई है, लेकिन जब मैं उसे जवाब मांगूंगी ना तो वो जवाब प्रॉपर्ली नहीं दे पाएगा, तो उसमें होता है ब्रोका एरिया का मसला। दूसरा आ जाता है वर्निकेस। वर्निकेस जो होता है ये वाइफ से याद रखिएगा, हमारे सर ने हमें बताया था कि समझ नहीं आता उसे लेकिन वो बोलती रहती है, तो उसमें फ्लुएंसी होगी लेकिन कॉम्प्रीहेंशन नहीं होगी। और ग्लोबल में ना तो वो किसी की बात समझ सकता है ना वो बोल सकता है, ठीक है। तो ये मसला होता है, ये होता है हायर कॉर्टिकल डिसफंक्शंस। तो इनमें से अगर कोई एक भी प्रेजेंट है ना तो आप ये कह सकते हैं कि जो सेरिब्रल हायर सेरिब्रल फंक्शन या हायर कॉर्टिकल फंक्शन है ना वो डिस्टर्ब है, ठीक है। तो ये उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। इसका मैंने इसीलिए निमोनिक बना दिया था DNA, डी से डिस्कैलकुलर डिस्ग्राफिया, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं अगर ये ना भी करें, लेकिन जो नेक्स्ट है वो कर लीजिएगा। एन से निगलेक्ट, ए से इग्नोजिया, एप्रेक्सिया और एफेजिया, ठीक है। निगलेक्ट में ये होता है कि पेशेंट एक साइड को इग्नोर कर रहा होता है, उसे अपनी ही बॉडी की एक साइड का पता ही नहीं होता। और इग्नोजिया में ये होता है कि ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। एप्रेक्सिया में होता है कि जो भी चीज़ें उसने पहले सीखी हुई होती हैं उन्हें वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। और एफेजिया होता है स्पीच। एफेजिया और निगलेक्ट जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिएगा कि इन्हें याद रख लीजिएगा। अच्छा, हमने टाइप ऑफ पैरालिसिस पढ़नी है। टाइप ऑफ पैरालिसिस जो होती है ना उसमें दो तरह की होती है, एक होती है मोटर और एक होती है सेंसरी। बेसिकली मोटर में क्या होगा कि पेशेंट ना आपके पास उसमें फर्दर आ जाती है कि ये पार्शियल है या कंप्लीट है। जिस तरह अगर पेशेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि मैं ना बाजू या टांग हिलाने में ना मुझे मसला होता है, थोड़ी मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, कंप्लीट पैरालिसिस नहीं हुआ लेकिन उसे कमजोरी महसूस हो रही है, उसे वीकनेस हो रही है, तो वो होता है पार्शियल, उसे हम कहते हैं हेमीपैरेसिस, ठीक है। अगर वही कंप्लीट हो जाए, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ना अपनी हाथ या पाँव हिला ही नहीं सकता, बिल्कुल कंप्लीट पैरालिसिस हो गया तो उसे कहेंगे हेमीप्लेजिया, ठीक है। इसी में सेंसरी सिस्टम आ जाता है। सेंसरी सिस्टम में भी अगेन वही बात है कि अगर पार्शियल सेंसरी लॉस होगा तो उसे हेमी सेंसरी लॉस कहते हैं, और अगर कंप्लीट होगा तो उसे हेमी एनेस्थीसिया कहते हैं, ठीक है। ये हो जाता है मोटर और सेंसरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली। इसके बाद कुछ बॉडी साइड्स के अकॉर्डिंगली होता है। अगर तो एक लिम्ब है ना तो उसे कहते हैं मोनोप्लीजिया, ठीक है। अगर वन लिम्ब है तो उसे कहेंगे मोनोप्लीजिया। अब अगर दो लिम्ब है, दो लिम्ब डिपेंड करती है, एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब, मतलब हाफ साइड ऑफ द बॉडी है तो उसे कहेंगे हेमीप्लेजिया, ठीक है। और अगर आ जाती हैं दोनों लोअर लिम्ब्स होती हैं, मतलब ऊपर जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो खाली है लेकिन दोनों लोअर लिम्ब्स अगर इन्वॉल्व हैं तो उसे पैराप्लेजिया कहेंगे। और अगर दोनों अपर लिम्ब्स इन्वॉल्व हैं तो उसे डाइप्लेजिया कहेंगे, ठीक है। और अगर चारों इन्वॉल्व होंगी तो उसे क्वाड्रिप्लेजिया कहेंगे। समझ आ गया? अगर एक लिम्ब होगी तो मोनोप्लीजिया, अगर हाफ साइड ऑफ द बॉडी है जिसमें एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब है तो उसे हेमीप्लेजिया कहेंगे। अगर दोनों लोअर लिम्ब्स हैं तो पैराप्लेजिया, दोनों अपर लिम्ब्स हैं तो डाइप्लेजिया, और अगर चारों इन्वॉल्व हैं तो उसे कहेंगे क्वाड्रिप्लेजिया, ठीक है। अब जो हेमीप्लेजिया है ना उसमें फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है क्रोस्ड और एक होती है अनक्रोस्ड। जो क्रोस्ड होती है ना उसमें ऐसा होता है कि जो क्रेनियल नर्व पाल्सी के सिम्टम्स हैं वो, और जो हेमीप्लेजिया के सिम्टम्स होते हैं ना वो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी होते हैं। अगर हेमीप्लेजिया लेफ्ट साइड का हुआ है ना तो क्रेनियल नर्व पाल्सी के जो सिम्टम्स होंगे ना वो राइट साइड पाएंगे। जिस तरह अगर फेशियल नर्व की पैरालिसिस की बात करी जाए तो जो फेशियल सिमेट्री होगी ना वो बेसिकली राइट साइड के सिम्टम शो करेगी। हेमीप्लेजिया ये होगा कि लेफ्ट साइड की लिम्स वीकनेस है, मतलब वो दोनों ऑपोजिट होंगी। लेकिन जो क्रॉस का मतलब ये है ना कि इस तरह याद रखना कि ऑपोजिट होंगे। जो अनक्रॉस्ड है उसमें ये होगा कि हेमीप्लेजिया और क्रेनियल नर्व पाल्सी के जो सिम्टम्स है दोनों एक ही साइड पे होंगे, ठीक है। इसमें जैसे ये बात याद रखनी है। बाकी इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो मोनोप्लेजिया, उसमें एक लिम्ब इन्वॉल्व हो रही है, फिर उसके बाद हाफ साइड ऑफ द बॉडी है ये हेमीप्लेजिया होगा, फिर उसमें दोनों लोअर लिम्ब है ये पैराप्लेजिया, दोनों अपर लिम्ब है डाइप्लेजिया, और चारों जहाँ पे इन्वॉल्व है उसे क्वाड्रिप्लेजिया कहेंगे। अब इसमें देखते हैं सर्कुलेशन के क्लिनिकल सिंड्रोम्स। जो टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम होता है ना उसमें ना आपने तीन चीज़ें देखनी है, ठीक है, मेनली 3H से याद रखना है। इसमें ये तीनों चीज़ें अगर होंगी तो ये टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन है। अगर इसमें से दो चीज़ें होंगी ना तो फिर ये पार्शियल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम है, ठीक है। वो तीन चीज़ें क्या है? H से हेमीप्लेजिया, हायर सेरिब्रल डिस्फंक्शन एंड हेमियानोपिया, होमोनिमस हेमियानोपिया, ठीक है। हेमीप्लेजिया का आपको पता है कि इसमें ना कंप्लीट मोटर लॉस होगा, सॉरी इसमें सेंस नहीं है, कंप्लीट मोटर लॉस होगा फेस, आर्म और लेग्स का। हायर सेरिब्रल डिस्फंक्शन है जो मैंने पहले आपको बता दी है, उनमें से अगर कोई एक भी हो जाएगा तो ठीक है, जिस तरह एफेजिया मेनली होता है। और होमोनिमस हेमियानोपिया, होमोनिमस हेमियानोपिया ये होता है कि पेशेंट की एक साइड की जो विजुअल फील्ड है ना वो गायब हो जाती है, या तो उसे दोनों आंखों की लेफ्ट साइड से नजर नहीं आएगा या उसे दोनों आंखों की राइट साइड से नजर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात ये होती है
कि मैंने आपको पहले भी बताया था ऊपर, अगर आपको याद हो, कि जो टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन होती है ना, उसमें मिडल सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। अब मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करी है इस पार्ट को टोटली। तो अगर आपको याद हो, होमनक्लस हमने पढ़ा था एनाटमी में, तो होमनक्लस ना वैसे एक उल्टी सी बॉडी पड़ी होती है, मतलब फेस यहाँ होता है, बॉडी यहाँ होती है और लेग्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें, मिडल सेरेब्रल आर्टरी अगर ब्लड इस एरिया में सप्लाई नहीं करी, और इस एरिया का मेनली काम बॉडी और अपर पार्ट को सप्लाई करना है, लेकिन ये लोअर लेग्स को सप्लाई नहीं करी, तो जब भी टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम होगा, मिडल सेरेब्रल आर्टरी का मसला होगा, तो उसमें अपर लिम्ब के सिम्टम ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू लोअर लिम्ब, ठीक है। दोबारा से मैं बता देती हूँ, बेसिकली क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये जो टेम्पोरोपैराइटल लोब है, इसे सप्लाई करी होती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। और हमने एनाटॉमी में होमनक्लस पढ़ा था कि एक बॉडी पड़ी होती है जिसका फेस इधर होता है, बॉडी इधर होती है और लेग्स इधर होती हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो पार्ट जिधर पड़ा हुआ है ना, ब्रेन का वो वाला एरिया उस पार्ट के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम देखें तो लेग्स मेनली पड़ी हुई है यहाँ पे, और इस एरिया को क्या सप्लाई कर रहा है, इसे तो सप्लाई करिए एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और यहाँ पे मसला हुआ है मिडल सेरेब्रल आर्टरी का, ठीक है। तो जब मिडल सेरेब्रल आर्टरी का मसला हुआ है तो ज़्यादा इफेक्ट ये वाला बॉडी पार्ट होगा ना, जिसमें अपर पार्ट है, लोअर पार्ट तो इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस पेशेंट में क्या होगा कि इस पेशेंट में अपर लिम्ब के सिम्टम ज़्यादा होंगे लोअर लिम्ब से। लेट्स सपोज अगर हम मोटर सिस्टम परफॉर्म करेंगे ना, तो पेशेंट की जो बाजू है ना, उनकी पावर बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू टांगों की। तो अगर पेशेंट आपसे ट्रीटमेंट का पूछता है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी टांग तो ठीक हो सकती है, लेकिन आपका बाजू ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाजू में ज़्यादा मसला होगा एज कम्पेयर टू टांग, ठीक है। और इसमें ये तीनों चीजें मस्ट होगी, हेमीप्लेजिया, हायर सेरेब्रल डिस्फंक्शन और होमोनिमस हेमियानोपिया, ठीक है। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो वो टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम है। अगर इन तीनों में से कोई दो प्रेजेंट है तो वो पार्शियल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम। इसे मैंने आपको पहले बता दी थी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें पार्शियल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम होगा अगर इन तीनों में से कोई दो प्रेजेंट है, या एक और कंडीशन है, अगर सिर्फ हायर सेरेब्रल डिस्फंक्शन भी प्रेजेंट है ना, तब भी हम उसे पार्शियल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम लेबल कर देंगे, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी दो हो सकते हैं, या अगर ये दो नहीं है, जस्ट ये प्रेजेंट है, तब भी हम उसे पार्शियल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम लेबल कर देंगे। अब इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें मिडल सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी दोनों इन्वॉल्व होती हैं। और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी किसे सप्लाई करी होती है, वो ज़्यादातर लोअर लिम्ब को सप्लाई करी होती है। तो जब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का मसला आता है ना, तो उसमें हमेशा लोअर लिम्ब के सिम्टम ज़्यादा होंगे अपर लिम्ब से। तो आपके पास अगर पेशेंट आता है और वो कहता है कि मेरी ना टांगों में मुझे कमजोरी ज़्यादा महसूस होती है बाजू की निस्बत, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व है। और अगर वो कहता है कि मेरी अपर लिम्ब में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है कम्पेयर टू लोअर लिम्ब, तो इट्स मीन कि उसकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी का मसला है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है लेक्यूनार सिंड्रोम। लेक्यूनार सिंड्रोम में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें डीप परफोरेटिंग आर्टरीज होती है ना, उनका मसला होता है। छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, जब छोटी छोटी आर्टरीज का मसला होगा तो वो स्मॉल साइज आर्टरीज होंगी, तो छोटे साइज का इन्फार्क्ट बनेगा, और वो इन्फार्क्ट इवन 1 सेंटीमीटर से भी कम का होता है। इसी वजह से उसे कहते हैं लेक्यूनार, ठीक है। अब इसमें आर्टरी कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, लेंटिकुलोस्ट्राइएट आर्टरी, थैल्मोजेनिकुलेट आर्टरी और बेजलर आर्टरी की ब्रांचेस, ये तीन आर्टरीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और मेनली कौन सी साइड्स इन्वॉल्व होती हैं, बेसल गैंग्लिया, पोन्स, थैलमस और इंटरनल कैप्सूल होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बताऊँ तो ये अगर ब्रेन पड़ा हुआ है ना सारे का सारा, तो इससे ना डिफरेंट एरिया से मोटर फाइबर आ रहे हैं। ये सारे मोटर फाइबर जो है ना नीचे एक ऐसे कह लें कि एक रबर बैंड है, उसके अंदर से गुजर रहे हैं, जैसे हेयर होते हैं ना, हेयर बैंड के अंदर से गुजरते हैं, इसी तरह रबर बैंड के अंदर से गुजरते हैं। वो जो रबर बैंड है ना, उसे हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। ये जो ऊपर फाइबर्स आ रहे हैं ना, इन्हें हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। जब इस इंटरनल कैप्सूल के अंदर कोई इन्फार्क्ट बनेगा ना, तो वो इन सबको उड़ा के रख देगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसे कहते हैं लेक्यूनार सिंड्रोम। वो जो इन्फार्क्ट बनता है ना, उसकी वजह से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, उसमें होता है लेक्यूनार सिंड्रोम। तो जो भी, क्योंकि वो अगर छोटा सा यहाँ पे बना है, तो जो फाइबर यहाँ से गुजरा है उसने उन सबका फंक्शन खराब कर दिया, ठीक है। इसकी आर्टरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली इसकी साइड याद रखना, इंटरनल कैप्सूल मेनली होता है। तो ये लियन कहाँ पे हुआ है, इंटरनल कैप्सूल में मेनली हुआ है। वैसे इन सब में हो सकता है, लेकिन इंटरनल कैप्सूल मेनली है। अच्छा, अब इसमें कॉजेज क्या होती हैं, इसकी कॉज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी आर्टरीज होती हैं। तो इसमें या तो माइक्रोथ्रोम्बाई होगा, माइक्रो एम्बोलाई होगा, या एक और वर्ड यूज़ किया गया लाइपोहाइलिनोसिस। अब ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब एक लॉन्ग स्टैंडिंग केस है ना हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ का, एक इंसान को लंबे अरसे से हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ चल रही है, तो वो क्रोनिकली छोटी आर्टरीज को ना डैमेज करना शुरू कर देता है। वहाँ पे लिपिड डिपॉजिट होने लग जाता है, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होने लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आर्टरीज की जो वॉल होती है ना, वो थिक होती जाती है। ये एक आर्टरी है ना, यहाँ पे लिपिड डिपॉजिट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, फिर उसके बाद नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो ये आर्टरीज की जो वॉल होती है ना, वो सारी हो जाती है थिक। उसकी वजह से जो अंदर ल्यूमन पड़ा है उसका डिस्टेंस कम हो जाता है, ल्यूमन नैरो हो जाता है, और ये जो वॉल्स पड़ी होती है ना, ये हो जाती है फ्रेजाइल। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कोई छोटा सा थ्रोम्बा या एम्बोलाई आता है ना, या कई दफ़ा ये होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर एकदम से रेज किया, तो कांस्टेंट प्रेशर पड़ने के एकदम से जब प्रेशर रेज होता है, तो वैसे पहले फ्राइजाइल पड़ी है, वो वहीं पे रप्चर हो जाती है। वो जैसे ही रप्चर होगी ना, तो वो क्या होगा वहाँ पे मतलब उस केस को लिपोहाइलिनोसिस कहते हैं, ठीक है। डिजनरेशन एंड थिकनिंग ऑफ स्मॉल आर्टरीज, फ्रेजाइल है, वो वहाँ पे रप्चर हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई नहीं मिल सकती, तो वो जो एरिया होता है ना, वो सारी का स्कीमिया हो जाता है। अच्छा, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, वैसे इसमें ये सारे फीचर्स आते हैं, लेकिन जो मेनली है ना वो ये 4 आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, प्योर मोटर वीकनेस होगी, प्योर सेंसरी वीकनेस हो सकती है, या मिक्स्ड सेंसरी मोटर भी हो सकती है, या एटेक्सिक हेमीप्रेसिस हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, इसमें ना प्योर मोटर वीकनेस की वजह से ना इसमें डेंस हेमीप्लेजिया होता है, ठीक है, टोटली बिल्कुल फॉर ए कंप्लीट फेलियर पैरालिसिस होता है। प्योर मोटर वीकनेस का क्या है, मोटर वीकनेस है, टोटली मसल जो है ना वो पैरालाइज हुए पड़े हैं। अब उसमें 3 चीज़ें आती हैं, फेस, आर्म या लेग। इन तीनों में से अगर 2 का भी होगा ना, तो हम लेबल कर देंगे। सेम इसी तरह अगर प्योर सेंसरी वीकनेस के साथ आता है, इन तीनों में से किसी 2 में भी प्योर सेंसरी वीकनेस होगी ना, कंप्लीटली सेंसरी लॉस है, हम लेबल कर देंगे। अगर इन तीनों में से किसी 2 में भी मिक्स्ड सेंसरी मोटर दोनों आ रही है ना, तब भी हम लेबल कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात होती है कि इसमें सेरिब्रल डिस्फंक्शन नहीं होता। जो हायर सेरिब्रल डिस्फंक्शन हमने पढ़े थे ना पीछे, निग्लेक्ट, एफेजिया वगैरह, वो इसमें नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इसमें होती है एटेक्सिक हेमीप्रेसिस। एटेक्सिक कहते हैं कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बंदे का बैलेंस मेंटेन नहीं होता। और हेमीप्रेसिस वीकनेस, मैंने पहले भी बताई थी ना, जब पार्शियल वीकनेस होती है तो उसे कहते हैं हेमीप्रेसिस, ठीक है। अब एक इंसान की हेमीप्रेसिस है, उसकी राइट साइड की जो बॉडी है ना वो वीक हुई पड़ी है, और जब वो चलता है ना तो उसका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता, उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं मेंटेन हो पाती, और वो दोनों एक ही साइड पे हैं। राइट साइड का ही मसला है, जिसकी वजह से उसकी, क्योंकि एटेक्सिया जो होता है ना, ये सेरिबेलर का फंक्शन होता है। सेरिबेलर जो होता है ना, वो बंदे की बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है,
अब सेरिबेलर का जो मसला है ना, उसकी वजह से राइट साइड की कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो रही, वो भी है, और राइट साइड का हेमीप्रीसिस भी है। जब दोनों एक ही साइड पे होती है ना, तो उसे कहते हैं एटेक्सिक हेमीप्रीसिस। ठीक है, समझ आइए। सेरिबेलर का फंक्शन होता है कि उसने बॉडी की कोऑर्डिनेशन या बैलेंस को मेंटेन करना होता है। जब ये मेंटेन नहीं रहते तो उसे कहते हैं एटेक्सिक। लेट्स सपोज सेरिबेलर का मसला हुआ है और राइट साइड की कोऑर्डिनेशन लॉस हो गई है। ठीक है, दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हेमीप्रीसिस। हेमीप्रीसिस में ये सीन हुआ है कि जो राइट साइड की मैं एग्जांपल दे रही हूँ राइट साइड की। ठीक है, राइट साइड का जो मसल वीकनेस हो गई है, राइट साइड की जो लिम्स है ना, बॉडी साइड है उसकी, और राइट साइड की कोऑर्डिनेशन भी लॉस है, तो दोनों एक ही साइड का मसला है ना, तो इसे कहते हैं एटेक्सिक हेमीप्रीसिस। जब ये भी होगा तभी हम पेशेंट को लाकुनार सिंड्रोम के साथ कह देते हैं। बाकी डिसआर्थरी होता है, स्लेट स्पीच होता है, पेशेंट प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहा होता, या बोल रहा होता है समझ नहीं आ रही होती, ये क्लमसी हैंड सिंड्रोम होता है। इसमें होता है कि फाइन मोटर टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता। जिस तरह अगर हम उसे कहें कि पेन पकड़ें या लिखें या अपनी कमीज के बटन बंद करें तो वो प्रॉपर्ली बंद नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें पेशेंट इसके इंटर फीचर्स के साथ आएगा। उसके बाद आ जाती है पोस्टीरियर सर्कुलेशन। पोस्टीरियर सर्कुलेशन जो होती है ना, इसमें 4 डीज याद रखना, डिजनेस, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया, डिसआर्थरिया। अगर पेशेंट में ये है तो चुप करके पोस्टीरियर सर्कुलेशन इस्केमिक स्ट्रोक मेंशन कर देना। ठीक है, अब इसमें पीछे क्या कर पड़ा है, ब्रेन स्टेम है, सेरिबेलम है, ऑक्सीपिटल लोब है। तो जो पार्ट इफेक्ट होगा ना, उस पार्ट के क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे। लेकिन अगर ये 4 मस्ट आ गए हैं तो पोस्टीरियर सर्कुलेशन है, बाकी सिम्टम्स नहीं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स मैं बता देती हूँ। अच्छा, अगर पेशेंट आएगा ना, कार्डियक पेशेंट है, ठीक है, जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन में पोस्टीरियर आर्टीरियल सप्लाई होती है ना, वो डायरेक्टली आर्च ऑफ आयोटा से आ रही होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी कार्डियक पेशेंट आया ना, तो उसे सबसे पहले या उसमें मेनली चांस होगा पोस्टीरियर सर्कुलेशन अफेक्ट होने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी थ्रोम्बस बना है, कोई भी एम्बोलाई बना है, तो उसने डायरेक्टली पोस्टीरियर सर्कुलेशन में आना है, जिस वजह से उसकी पोस्टीरियर सर्कुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी। ये बात याद रखनी है। अब आर्टरीज क्या क्या है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ये सप्लाई कर रही होती है ऑक्सीपिटल लोब को, तो इसमें होता है होमोनिगमस हेमियानोपिया, लेकिन उसमें मैकुलर स्पेयरिंग होती है क्योंकि उसकी कॉन्ट्रालैटरल भी आ रही होती है, तो इसकी वजह से वो जो है ना वो ठीक रहता है, लेकिन उसमें होमोनिगमस हेमियानोपिया होगा। वर्टिब्रल आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी पे जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ होगी ना, तो उसे वेलेनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं। इसमें ना ये होता है कि इसमें सेंसरी लॉस होता है। अगर तो राइट साइड में लियन हुआ है ना, तो राइट साइड की फेस का सेंसरी लॉस होगा, लेकिन जो लिम्स हैं वो लेफ्ट साइड की इफेक्ट होंगी। ठीक है, वेलेनबर्ग सिंड्रोम है। इसमें क्या होगा कि एप्सिलेटरल फेस में सेंसरी लॉस होता है, एप्सिलेटरल फेस का और कॉन्ट्रालैटरल लिम्स का। ठीक है, और इसमें दूसरा ये भी हो सकता है कि इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम भी होता है। ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम में ये देख लीजिएगा कि अपर लिड ड्रूपिंग, लोअर लिड एलिवेशन, एनहाइड्रोसिस एंड इप्सिलेटरल मायोसिस, ये 4 फीचर्स होते हैं हॉर्नर सिंड्रोम में। अच्छा, उसके बाद बेजलर आर्टरी है। बेजलर आर्टरी में 2 चीज़ें होती हैं, हम मेनली पिपल को देखते हैं। अब पिपल अगर तो डायलेट हो जाएगा तो मिड ब्रेन का मसला है, अगर वो पिन पॉइंट पिपल होगा ना तो वो पॉन्स है। पिन पॉइंट ये है कि आप जब लाइट रिफ्लेक्स करते हो ना तो स्टिल वो एक जैसे ही रहता है। ठीक है, छोटा सा, तो उसे कहते हैं पिन पॉइंट। अगर वो डायलेट रहेगा तो किसका है, मिड ब्रेन का। इसके अलावा एक लॉक्ड इन सिंड्रोम है। इसमें ये होता है कि पेशेंट को पता होता है कि आप बात क्या कर रहे हो, लेकिन पेशेंट आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, इसे कहते हैं लॉक्ड इन सिंड्रोम। तो अगर ऐसी कंडीशन में पेशेंट आता है तो उसमें बेजलर आर्टरी का मसला होता है। उसके बाद आ जाती है सेरिबेलर आर्टरी। सेरिबेलर आर्टरी में ये होगा कि जितने भी सेरिबेलर साइंस हैं वो पॉजिटिव होंगे, स्टिग्मस होगा, वर्टाइगो, डिप्लोपिया, वोमिटिंग वगैरह होंगे। ठीक है, मेनली इसमें हमने 4 देखने हैं, डिजनेस, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया, डिसआर्थरिया, लेकिन बाकी जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट आ जाती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले हमने अंडरलाइन कॉज को देखना है। ठीक है, उसमें हमने देखी थी कार्डियक, वेस्कुलर या रिस्क फैक्टर है। कार्डियक के लिए ईसीजी करवाएंगे, साथ इको करवा देंगे। इको में हमने इजेक्शन फ्रैक्शन देखनी है, वेंट्रिकल का साइज देखना है, लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बस देखना है। ठीक है, साथ में होल्टर मॉनिटरिंग करवानी है। होल्टर मॉनिटरिंग ये होती है कि आपने 24 to 48 आवर्स तक ना कंटिन्यूसली ईसीजी करवाते रहना है। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन और देखने के लिए। इसके अलावा वेस्कुलर कॉज देखना होता है, तो उसके लिए हम डॉप्लर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे कैरोटिड का, या सीटी एमआर एंजियोग्राफी करवाएंगे। बाकी रिस्क फैक्टर है वो देखने के लिए सीबीसी करवाएंगे, हीमोग्लोबिन A1C करवाएंगे, डायबिटीज का पेशेंट तो नहीं, लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क होता है, ईएसआर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद करवाएंगे नॉन कंट्रास्ट सीटी। ये होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन इस्कीमिक स्ट्रोक। ठीक है, अच्छा, इसमें मेनली बात ये होती है कि हमने किस तरह से देखना होता है। अगर तो पेशेंट इस्कीमिक स्ट्रोक के साथ आया है ना, तो उसका क्या होगा कि जो सीटी स्कैन होगा ना, उसकी जो एक नॉर्मल इमेज होगी उससे वो एरिया थोड़ा सा डार्क होगा। ठीक है, अब वो डार्क होता है, लेकिन अगर हेमरेजिक स्ट्रोक के साथ पेशेंट आता है ना, तो उसमें वो हाइपरडेंस एरिया होता है और वो वाइट होता है। सीटी स्कैन के अंदर ना सिर्फ 3 चीजें वाइट होती हैं, एक ब्लड, एक बोन और एक कैल्सिफिकेशन। बीबीसी के निमोनिक से याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर बोन जो होती है वो तो एक स्कल बोन हो गई ना, उसके अलावा अगर कुछ वाइट पड़ा हुआ है बड़ा सा, तो इट्स मीन कि वहाँ पे ब्लीडिंग है। अगर कुछ छोटा छोटा वाइट पड़ा हुआ है तो इट्स मीन कि वो कैल्सिफिकेशन है, जिस तरह सीटी स्कैन में भी आप देखेंगे भी। ठीक है, इस एरिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइपरडेंस एरिया, और ये क्या बताता है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है। लेकिन अगर नॉर्मल एरिया से डार्क एरिया आएगा तो वो होता है हाइपरडेंस एरिया, और वो क्या बताता है कि इस्कीमिक इन्फार्क्ट है। ठीक है, अब बेसिकली हमें पता क्या लगता है, जो इस्कीमिक जब बंदे को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है ना, तो 6 घंटे के अंदर तक जो होता है ना सीटी स्कैन वो नॉर्मल होता है। 6 घंटे तक नहीं पता लगता, 24 से 48 घंटे के बाद जो है ना वो हमें सीटी स्कैन पे इन्फार्क्ट क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, और उसके बाद ये होता है कि वो इन्फार्क्ट जितना डार्क होता जाता है ना, इतना वो पुराना इन्फार्क्ट होता है। ये भी एक चीज़ याद रखिएगा। लेकिन जो हेमरेजिक होता है, इन्फार्क्ट होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, उसमें जो हाइपरडेंस होता है वो फौरन से सीटी स्कैन पे पिक हो जाता है, फौरन से हो जाता है। मतलब अगर पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है, वो आया, आपने फौरन से सीटी स्कैन करवाई है, वो फौरन से आ जाएगा। अब हमने जब नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करवाना है, पेशेंट स्ट्रोक की हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे स्ट्रोक की फाइंडिंग्स हैं, हमने फौरन से नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करवाना होता है, ये देखने के लिए कि इस्कीमिक है या हेमरेजिक है, क्योंकि दोनों के ट्रीटमेंट में फर्क होता है। ठीक है, इस वजह से हमें नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करवाना होता है। अब इस्कीमिक जो है वो तो 6 घंटे तक आता नहीं है। अब अगर हमें हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन बता रही है कि पेशेंट स्ट्रोक के साथ आया है, तो हमने सीटी स्कैन करवा के बस ये रूल आउट करना है कि पेशेंट इस्कीमिक है या हेमरेजिक के साथ है। तो अगर वो पिक हो जाएगा तो इट्स मीन कि हेमरेजिक है, अगर वो नहीं पिक हो रहा तो इट्स मीन कि वो इस्कीमिक है। ठीक है, तो हमने एक वो ना रूल आउट कर लेते हैं कि हेमरेजिक है या इस्कीमिक है। उसके बाद ना हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, क्योंकि जो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता है ना वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर करना होता है, 4.5 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर हमने करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो इरिवर्सिबल इंजरी स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर उसके बाद जो है ना वो सेल डेथ प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, जब ये करवा लेते हैं उसके बाद जो होता है ना, हमने फर्दर एक्यूरेट करने के लिए जो हम करवाते हैं ना, वो डिफ्यूज वेटेड एमआरआई होता है। ये इस्कीमिया के लिए ज़्यादा एक्यूरेट होता है और सीटी स्कैन से बड़ा जल्दी इस पे पिक हो जाता है। लेकिन ये होता है कि ये एक तो एक्सपेंसिव बहुत होता है, दूसरा बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होता है, इसलिए हम ज़्यादा नॉन कंट्रास्ट सीटी को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू दिस। और बाकी है कि अगर ब्रेन स्टेम में सेरिबेलम का स्ट्रोक हुआ है ना, तो उसके लिए भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या कराना है,
अंडरलाइन कोर्स को फाइंड आउट करना है, कार्डियो के लिए ईसीजी और इको करवानी है, वेस्कुलर के लिए डॉपलर और सीटी एमआर एंजियोग्राफी, रिस्क फैक्टर के लिए बेसलाइन करवा लेनी है, उसके बाद हमने नॉन कंट्रास्ट सीटी करवाना है, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, उसमें हमने रूल आउट करना है कि इस्कीमिक है या हेमरेजिक है, एंड देन उसके बाद हमने डिफ्यूज वेटेड एमआरआई करवा लेना है। बाकी मैनेजमेंट जो है वो मैं इकट्ठे बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा ना एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमने ब्रेन इमेजिंग करवानी है ना, उसकी कुछ इंडिकेशंस हैं। ये वाइवा में पूछ लेते हैं सर, उसका निमोनिक कार कॉन्शियस लेवल अगर पेशेंट का कम हो रहा हो या सेरिबेलर हीमाटोमा सस्पेक्ट कर रहे हो, अगर पेशेंट एंटीकोएगुलेंट्स पे है, या हमने रीपरफ्यूजन देखनी होती है थ्रोम्बोलाइसिस के लिए, ठीक है, क्योंकि हेमरेजिक और इस्कीमिक का ट्रीटमेंट थोड़ा सा होता है डिफरेंट, और जो इस्कीमिक होता है उसमें बेसिकली हमने थ्रोम्बोलाइसिस करवानी होती है, तो इसके लिए हमें देखना होता है कि पेशेंट ब्लीड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम अगर उसे थ्रोम्बोलाइसिस करवाएंगे और वो ऑलरेडी हेमरेजिक है, हेमरेजिक में क्या होता है कि ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ब्लीडिंग जो है और ज़्यादा होने लग जाएगी, ठीक है, तो इसलिए थ्रोम्बोलाइसिस के लिए ना हमें रिपरफ्यूजन देखनी पड़ती है पहले। तो ब्रेन इमेजिंग की इंडिकेशन ये है, कॉन्शियस लेवल कम हो, सेरिबेलर हीमाटोमा सस्पेक्ट करें, पेशेंट एंटीकोएगुलेंट हो या उसकी हाइपरकोएगुलेंट स्टेट हो, या रिपरफ्यूजन चेक करनी हो थ्रोम्बोलाइसिस के सूटेबल है या नहीं है।